आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में ऑप्टिक्स में आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर इसी को बोलते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, उसकी संरचना को समझेंगे, उसका रे डायग्राम किस तरह का होता है उसको समझेंगे, फिर उसके द्वारा हम उसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे और फिर आवर्धन क्षमता को हम दो कंडीशंस में भी निकालेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब उसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आज की लेक्चर्स बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसी को कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। देखिए, इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी या सरल आवर्धक। उसमें बड़ा आसान था, एक उत्तल लेंस होता है और वो एक गोली फ्रेम में कसा होता है, तो सिंपल सा हमारा बन जाती थी सरल सूक्ष्मदर्शी। लेकिन अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका जो निर्माण है वो दो उत्तल लेंसों से होता है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस छोटा होता है यानी उसकी फोकस दूरी कम होती है और दूसरा उत्तल लेंस बड़ा होता है जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है। ये इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। जो लेंस हमारी आंखों की ओर होता है उस लेंस को हम नेत्रिका कहते हैं और नेत्रिका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ा होता है, और जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अवदृश्यक लेंस कहते हैं यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अवदृश्यक लेंस इस केस में छोटा होता है, यानी इसमें हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। बस फ़र्क ये है, एक का साइज़ बड़ा है और एक का साइज़ छोटा है। जैसे आप इसको एक नली समझ लें और एक लेंस इधर लगा होता है और एक लेंस इधर लगा होता है। जो लेंस हमारी आँखों की तरफ होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, उसे कहते हैं नेत्रिका, अभिनेत्र या इसी को बोलते हैं उपनेत्र लेंस, जो आंखों से संबंधित है, जो हमारी आंख की तरफ है। जैसे हमें इस वस्तु को देखना है, जो लेंस वस्तु की ओर है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, तो इस वजह से उसका नाम पड़ता है ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए यहाँ पर इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है, इसको थोड़ा मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस की क्या पहचान है? उत्तल लेंस बीच में मोटे, किनारों पे पतले होते हैं। एक उत्तल लेंस छोटा होता है और एक उत्तल लेंस बड़ा होता है। अब जो उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है यानी जिधर हमें वस्तु देखनी है, जो वस्तु को हमें देखना है, जिसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के द्वारा दिखता नहीं है, उसको हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, यानी जो आकार में बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हमारी नग्न आई यानी जो हमारी नेक्ड आई है वो देख नहीं पाती हैं, उसको हम देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम कहते हैं अवदृश्यक लेंस। तो अवदृश्यक लेंस छोटा होता है और जो लेंस हमारी आंख की तरफ होता है वो लेंस बड़ा होता है। इस लेंस को हम नेत्रिका, उपनेत्र या अवनेत्र लेंस कहते हैं। देखिए, ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है। अब नेत्रिका को आई लेंस बोलते हैं, तो इसके प्रकाशिक केंद्र को मान लेते हैं ई, और अवदृश्य को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, तो इसके प्रकाशिक केंद्र को मान लेते हैं ओ। देखिए, एक उत्तल लेंस छोटा होता है, कम द्वारक का, कम फोकस दूरी का होता है, जो वस्तु की ओर होता है, इसे हम अवदृश्यक लेंस कहते हैं। और दूसरा उत्तल लेंस बड़े द्वारक का, अधिक फोकस दूरी का होता है, जो हमारी आंखों की ओर होता है। इस वजह से इस लेंस को हम उपनेत्र लेंस और नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों ही लेंस एक बेलनाकार नली पर कसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और इनको ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही इस तरह की होती है। अब हम समझते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता को किस तरह से निकालेंगे, उसका डेरिवेशन क्या है, उसके सूत्र का निगमन करेंगे। और आवर्धन क्षमता के व्यापक सूत्र को तो निकालेंगे ही, इसके साथ साथ हम इसकी आवर्धन क्षमता दो कंडीशंस में निकालेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो चलिए देखें यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालने जा रहे हैं। आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है थ्योरीज में। आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण और वट्टे वस्तु द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण, इसी के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है वो, और वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है, इसी के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता। और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एम से, एम मतलब मैग्नीफाइंग पावर। अब इसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे। अब इसके लिए हमें इसका जो रे डायग्राम है, किरण आरेख है, वो अच्छे से आना चाहिए।
सारा इसी पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर हमने दो उत्तल लेंस बनाए हैं, एक उत्तल लेंस ये है और दूसरा उत्तल लेंस ये। देख सकते हैं ये लेंस वस्तु की ओर रहेगा, यानी हम वस्तु को इधर से देखेंगे, हमारी आंखें इधर की ओर होंगी, तो इस लेंस को हम बोलेंगे नेत्रिका। और वस्तु अगर हमारी इधर है तो इस वजह से इस लेंस को बोलेंगे अवदृश्यक लेंस। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो दो लेंस बनाए दोनों ही उत्तल है और इसमें ये छोटा है ये बड़ा है। तो जो लेंस बड़े द्वारक का है, अधिक फोकस दूरी का, ये हमारी आंखों की ओर होता है, तो ये है हमारा नेत्रिका। इसे हम नेत्रिका, अवनेत्र लेंस या उपनेत्र लेंस कहते हैं। और ये लेंस वस्तु की ओर रहेगा, यानी वस्तु इधर होगी, जो वस्तु हम देखेंगे वो वस्तु इस साइड होगी, इस वजह से इस लेंस को हम कहते हैं अवदृश्यक लेंस। अवदृश्यक लेंस छोटे द्वारक का, कम फोकस दूरी का होता है। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप इसकी संरचना लिख सकते हैं, उसमें लिखी होगी बाकायदा। यहाँ हम इसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये नेत्रिका है, इस वजह से इसके प्रकाशिक केंद्र को हम ई मान लेते हैं। ई मतलब आई लेंस, इसे अवनेत्र, उपनेत्र या नेत्रिका कहते हैं। तो इस वजह से इसका जो प्रकाशिक केंद्र है उसको हमने नाम दे दिया है ई। और ये अवदृश्यक लेंस है, ये वस्तु की ओर होगा और वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसलिए इसके प्रकाशिक केंद्र को मान लेते हैं ओ। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, लेंस की थ्योरी हमने पहले पढ़ रखी है। लेंस में दो दो फोकस होते हैं, एक फोकस होता है इधर की ओर, दूसरा फोकस होता है इधर की ओर। वैसे ये उत्तल लेंस है तो उसमें दो फोकस होंगे, यानी दोनों ही लेंसों के दो दो फोकस होंगे। आपको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है वो बाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है। ये भी उत्तल लेंस है, नेत्र का ये भी उत्तल लेंस है, तो इसका प्रथम फोकस इधर बाईं ओर होगा और द्वितीय फोकस दाईं ओर होगा। फोकस को वैसे हम एफ से नोट करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग दिखाने के लिए अब दो लेंस के चार फोकस हो जाएंगे, दो इसके दो इसके, इस वजह से हम यहाँ पर सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अवदृश्यक लेंस है, तो इसका जो प्रथम फोकस होगा उसे हमने ये नाम दिया है एफ ओ। एफ मतलब फोकस, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो प्रथम फोकस है, अवदृश्यक लेंस का प्रथम फोकस है, वो है हमारा एफ ओ। इधर देखिए ये, इसको हमने नाम दिया है एफ ओ डैश। ये जो दूसरा फोकस है इसका, उसे नाम दे दिया एफ ओ डैश, यानी अवदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस। अवदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस। अब ये नेत्रिका है, तो नेत्रिका में भी दो फोकस होंगे, ये भी उत्तल लेंस है। उत्तल या अवतल कोई भी लेंस हो उसमें दो फोकस होते हैं। अब नेत्रिका का जो ये भी उत्तल लेंस है, इसका प्रथम फोकस इधर होगा बाईं ओर और द्वितीय फोकस होगा दाईं ओर। अब नेत्रिका को हमने ई से नोट किया है, इस वजह से इसका जो प्रथम फोकस है वो इधर होगा। मैंने उसे नाम दिया है एफ ई, मतलब फोकस, ई मतलब आई लेंस। आई लेंस का फोकस, नेत्रिका का प्रथम फोकस, ये हो गया एफ ई। और इसी नेत्रिका का द्वितीय फोकस वो इधर होगा और उसको हमने नाम दिया है एफ ई डैश। देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर दो लेंस बनाए हैं, एक अवदृश्यक और एक नेत्रिका, और दोनों के दो दो फोकस। अवदृश्यक लेंस का प्रथम फोकस एफ ओ, अवदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस एफ ओ डैश। नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस एफ ई, नेत्रिका लेंस का द्वितीय फोकस एफ ई डैश। आप वो बड़े ध्यान से सुनते रहें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आपका। देखें यहाँ पर, अब वस्तु इधर रखनी है हमें, वस्तु इधर होती है, वस्तु होती है अवदृश्यक लेंस की ओर। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जो वस्तु आप रखें वो इसके फोकस से पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वस्तु को फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच रख देंगे। अगर बीच में यहाँ रख देंगे तो फिर लास्ट वाली कंडीशन लगेगी। अगर वस्तु प्रकाश के केंद्र ओ और फोकस के बीच रखती है तो उस वस्तु का प्रथम उधर ही बनता है, आवासी, सीधा और बड़ा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो भी वस्तु आप रखें वो उसके प्रथम फोकस से पहले होनी चाहिए, यानी फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष का ध्यान रखना है। तो ये वस्तु हमने फोकस से पहले यानी यहाँ रख दी। देखना ये कोई वस्तु है हमारी और ये वस्तु है, वस्तु का नाम रख दिया हमने ए बी। क्या नाम रख दिया? ए बी। माना कोई ए बी वस्तु है जो अवदृश्यक लेंस के सामने रखी है, और मान के चलते हैं जो वस्तु है हमारी वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। जाहिर सी बात है, सूक्ष्मदर्शी में हम कौन सी वस्तु को देखते हैं? वो वस्तु जो हमारे पास तो होती है लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। अब ऐसा नहीं है सूक्ष्मदर्शी में वस्तु हम रख दें 2 किलोमीटर दूर उसको देख लेंगे, नहीं नहीं नहीं। सूक्ष्मदर्शी में हम उन वस्तुओं को देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से हम उन वस्तुओं को देखते हैं जो वस्तु हमारे पास तो होती है लेकिन वो इतनी छोटी होती है वो दिखाई नहीं देती है। यानी वस्तु पास तो है, पास का मतलब ये जो वस्तु ए बी हमारी है अवदृश्य के सामने, हम इसको मान के चल रही है हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और उसकी जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो यानी हम ये मान के चल रहे हैं अवदर्शक लेंस के सामने जो वस्तु ए बी रखी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी डिस्टेंस पर रखी हुई है ये। अब देखिए इस लेंस के सामने ये वस्तु रखी है। अब लेंस के सामने वस्तु रखी है तो लेंस क्या करेगा? जाहिर सी बात है प्रतिबिंब बनाएगा।
लेंस का कोई और दूसरा काम तो है नहीं। अब उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसके लिए हमें लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम आने चाहिए। अब प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलें या मिलती हुई प्रतीत हों। इसके लिए हम कोई से दो रूल लगाते हैं। देखिए इधर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये है मुख्य अक्ष या इसी को प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ये दोनों लेंसों के लिए कॉमन है और वस्तु है हमारी ए बी। अभी वस्तु अवदर्शक के सामने रखी हुई है। अब रूल नंबर पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए एक प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर वस्तु ए बी से एक प्रकाश किरण चली, ध्यान से देखना, ये क्या आ रही, कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब उत्तल लेंस क्या करेगा? इस किरण को अपवर्तित करेगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के सामने आती है तो क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस, यानी इसका द्वितीय फोकस ये है मेरा एफ ओ डैश, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो वो द्वितीय फोकस से होती हुई इस तरह से गुजर जाएगी। ठीक, देखिए मैंने एरो लगा दिया। ये रूल नंबर पहला है, लेंस से प्रतिबिंब बनने का पहला रूल हमने लगाया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हैं, जैसा कि गई है। इसका प्रथम फोकस एफ ओ है, द्वितीय फोकस है एफ ओ डैश। रूल नंबर तीसरा रूल ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से, तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, पर वो मुड़ती नहीं है। यानी कहने का मतलब उसमें अपवर्तन होता ही नहीं है। कब? जब वो प्रकाश किरण सीधी जाए। सीधी का मतलब उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, बिना विचलन के वो सीधी निकल जाए। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल और अवतल ये दोनों के लिए कॉमन है, सीधी, बिना विचलन के सीधी निकल जाती। अब देखिए अगर हम इन दोनों किरणों को यहाँ पर बढ़ा के देखते हैं तो ये जो दोनों किरणें हैं, ये देखिए ये वाली प्रकाश किरण जो सीधी आई है और दूसरी जो ये पहली वाली थी मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं इस बिंदु पर। तो जाहिर सी बात है वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं बनेगा, इस जगह पे। अवदर्शक के सामने वस्तु है ए बी और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ जो प्रकाश किरणें मिल रही हैं वो वास्तव में मिल रही हैं। तो यहाँ पर अवदर्शक के द्वारा ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पर वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं क्योंकि वो मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। तो जो वस्तु हमारी ए बी है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस जगह पे जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं, इस जगह पे। और इस प्रतिबिंब का नाम रखा है हमने ए डैश बी डैश। क्या रखा है? ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह, जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है अवदर्शक के द्वारा वो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र ई और फोकस के बीच में बनेगा। इसका एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं, जो अवदर्शक के द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बने वो नेत्रिका के प्रथम फोकस एफ ई और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनना चाहिए। अब इससे क्या होता है? अब नेत्रिका के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश ये करता है आभासी वस्तु का काम, यानी अब नेत्रिका के लिए काम कर रहा है एक वस्तु का। अब कंडीशन लग गई उत्तल लेंस की छठवीं, अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रख दें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओरी बनता, आभासी बनता, सीधा बनता और बड़ा बनता है। अब देखिए जो नेत्रिका है इसके लिए ये जो ए डैश बी डैश वो वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वस्तु का। अब जो वस्तु है वो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र ई और फोकस एफ ई के प्रथम फोकस के बीच रखी है। अब इसके लिए वस्तु हो गई। अब जब वस्तु हो गई तो फिर इससे आगे प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो देखें। अब ये वस्तु है, अब वस्तु अब प्रकाश किरणें तो सभी दिशाओं में चलती हैं, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। हम लेते हैं प्रकाश किरण को अपने रूल के हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से। तो एक ये मुख्य अक्ष देखिए, यहाँ से एक कोई प्रकाश किरण जैसे ये वाली चली, यहाँ से मैं किरण को चेंज कर दे रहा हूँ। ये प्रकाश किरण चली जो आ रही है मुख्य अक्ष के समान। अब ये वस्तु ए डैश बी डैश है इसके लिए। अब प्रकाश किरणें तो सभी दिशाओं में जा रही होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन हम लेते हैं अपने नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से। हम या तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे या फोकस से या प्रकाशिक केंद्र से, तीन ही चॉइस है हमारे सामने। तो ये मुख्य अक्ष है, ये सीधी लाइन मुख्य सभी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है वो। तो ये जो ए डैश बी डैश है यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, ये देखें यहाँ पर। अब रूल ये वाला, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से जाती है, तो इसका ये फोकस ही है। तो यानी अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, उसका जो द्वितीय फोकस है एफ ई डैश, यानी यहाँ से होकर ऐसे गुजर जाएगी।
एक तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से जाती है, फोकस से गुजर गई। अब दूसरी प्रकाश किरण जैसे सपोज उसके प्रकाश से केंद्र से जा रही है, तो प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाएंगी। अब किरण एक समांतर गई है तो फोकस से गई है, प्रकाश से केंद्र वाली सीधी निकल गई। आप इन दोनों किरणों को देखिए, हम यहाँ से वस्तु को देख रहे होते हैं इस जगह से, यहाँ पर नेत्र होता है, यानी हम यहाँ से वस्तु को देख रहे हैं, ये आंख है हमारी। अब देखिए यहाँ पर इधर आप देखेंगे तो इधर कहीं भी ये किरणें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों किरणों को मैं पीछे बढ़ाऊं, इस किरण को भी पीछे बढ़ाया मैंने, देखिए इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया इस तरह से डॉट डॉट, और इस वाली किरण को भी अगर हम पीछे बढ़ाते हुए लाते हैं इस तरह से, तो देखिए दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देख सकते हैं यहाँ तो आगे तो ये प्रकाश किरणें नहीं मिलेगी, लेकिन इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हुए लाते हैं तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इन इस पर तो मिलने की संभावना है, लेकिन वो इधर कभी नहीं मिलेंगी, उधर नहीं मिलेंगी। तो अगर हम इनको दोनों को पीछे बढ़ाते हुए लाएं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो वस्तु A' B' है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी जगह बनेगा, इस जगह पे। और ये आभासी बन रहा है क्योंकि वास्तव में तो किरणें मिल नहीं रही हैं, और आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा। अब वस्तु इस तरह से रखी है उल्टी, तो ऐसे ही प्रतिबिंब बना है, तो इस प्रतिबिंब का नामकरण कर दिया A''B''। क्या नाम रख दिया? A''B''। देख सकते हैं इसका जो फाइनल रे डायग्राम है, किरण आरेख है, वो हमने बना दिया है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है, आवदेशक लेंस के लिए वस्तु कौन है? AB। आवदेशक लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? A''B', जो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र E और फोकस के बीच में बनना चाहिए और बनता है। एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं। अब नेत्रिका के लिए काम करता आभासी वस्तु का, और अंतिम प्रतिबिंब बनता है नेत्रिका के द्वारा। अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रही है? नेत्रिका। और कहाँ बन रहा है? A''B' पर। बातें आपको सिर्फ दो ध्यान रखनी है। अवदृश्यक के लिए वस्तु कौन है? AB। अवदृश्य के लिए प्रतिबिंब कौन है? A''B'। दूसरी बात, नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है? A''B' और प्रतिबिंब कौन है? A''B'। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है इसमें। वो ये, अवदृश्यक के लिए वस्तु कौन है? AB। और अवदृश्यक के लिए प्रतिबिंब कौन है? A''B'। क्योंकि अवदृश्यक के सामने वस्तु AB रखी है, इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनना हमारा? A''B' पर। जो नेत्रिका के लिए काम कर रहा है आभासी वस्तु का, नेत्रिका के लिए वस्तु कौन हो गया? A''B'। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? A''B' पर। ये इसका किरण आरेख है। उम्मीद करता हूँ ये रे डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी जो भाषा है किरण आरेख की, वो हम किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको थ्योरी में लिख के दे दूंगा, PDF बना दूंगा। मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन करूँगा, आवर्धन क्षमता निकालूंगा दो कंडीशंस में। सुनिए, माना हमने क्या माना? माना अवदृश्यक के सामने, उसके फोकस से पहले, फोकस के बाहर एक वस्तु AB रखी है। इस AB वस्तु का प्रतिबिंब अवदृश्यक लेंस, इसको O माना गया, अवदृश्यक लेंस O के द्वारा A''B' पर बनता है, जो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र E और प्रथम फोकस FE के बीच बनता है। और यह है नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा आभासी सीधा बड़ा A''B' पर बनता है। देखिए वस्तु का साइज ये था, इसने ये बनाया और इसने फिर ये बनाया, तो इस तरह से जो वस्तु हमारी इतनी छोटी सी थी वो देखो अब इतनी बड़ी बन रही है। और सूक्ष्मदर्शी का काम यही है कि वस्तु का जो आकार उसको कई गुना बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ताकि वस्तु थोड़ी बड़ी हो जाए और वो हमें आसानी से दिख जाए। देखें यहाँ पर इस तरह से भाषा को आप लिखेंगे। अब हम निकालें इसकी आवर्धन क्षमता। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। अवदृश्यक लेंस के लिए वस्तु कौन है? AB। अवदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? A''B'। नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है? A''B' और प्रतिबिंब कौन है? A''B'। यहाँ अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है? नेत्रिका। और देखिए यहाँ पर अब बात आती है कोणों की और दूरियों की। दर्शन कोण, किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। और अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बना जो दर्शन कोण होता है उसे मानते हैं बीटा। अब देखिए वस्तु ये है, इसके द्वारा इसके प्रकाशिक केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये होगा दर्शन कोण, ये वाला ये वस्तु है, वस्तु AB है। वस्तु AB के द्वारा, पूरी वस्तु के द्वारा बनने वाला कोण, पूरी वस्तु के द्वारा जो कोण बनता है उसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। अब देखिए AB के द्वारा यहाँ पर इसके प्रकाशिक केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये हो गया हमारा अल्फा।
यानी वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण क्या हमारा अल्फा। और अंतिम प्रतिम कौन है हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल, यानी अंतिम प्रतिम के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसे हम कहते हैं बीटा। अब देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश ये है, इसके द्वारा अंतिम इसकी नेत्रिका पर ये कोण बनता है, यानी ये वाला जो कोण है ये वाला इतना सा ये वाला। देखिए अंतिम प्रतिम क्या है हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, अंतिम प्रतिम के द्वारा जो कोण बनता है उससे हम कहते हैं दर्शन कोण बीटा। अब अंतिम प्रतिम में ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा जो प्रतिम बन रहा है प्रकाश के केंद्र पर वो ये बन रहा है, और ये कोण हो गया बीटा, ये दर्शन कोण है बीटा, और ये भी दर्शन कोण है अल्फा। वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा होता है तो ये गया, और अंतिम प्रतिम के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा होता है वो ये गया, दर्शन कोण हो गए। अब बात आती है दूरियों की, दूरियां कैसे लिखेंगे इसको आप थोड़ा गौर से समझना। लेंस से वस्तु तक की दूरी होती है u, और लेंस से प्रतिम तक की दूरी होती है v। ऑप्टिक्स में लेंसों में हमने पढ़ा है किसी लेंस से वस्तु तक की दूरी को u मानते हैं और लेंस से प्रतिम तक की दूरी को v मानते हैं। ठीक है, चिन्ह पर पाठ्यमांग इस्तेमाल करेंगे। प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, जो हम साइन कन्वेंशंस में यूज करेंगे वहां पर लगाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, लेंस से वस्तु तक की दूरी u होती है और लेंस से प्रतिम तक की दूरी v होती है। अब देखिए लेंस है हमारा अवदृश्यक, इसके सामने वस्तु कौन है AB। अब इस लेंस से इस वस्तु तक की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वैसे दूरी तो u होती है, लेंस से वस्तु तक की दूरी u है। अब लेंस हमारे सामने दो है तो दो ही वस्तु की दूरियां, दो ही प्रतिम की दूरियां। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सफिक्स UO, यानी अवदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी हो गई UO, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी UO। देखिए लेंस से वस्तु तक की दूरी u होती है, अब किस लेंस से अवदृश्यक से तो u हो गया। अब अवदृश्यक के द्वारा प्रतिम कहाँ बन रहा है a डैश b डैश पर बन रहा है। अब लेंस से प्रतिम तक की दूरी v होती है तो इस लेंस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की ये वाली, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ तक, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली यहाँ तक की प्रतिम की दूरी तो वैसे v होती है। अब किसके लिए अवदृश्यक के लिए तो सफिक्स में लगा दिया o, तो v हो गया। देखें यहाँ पर लेंस से वस्तु तक की दूरी u, अवदृश्यक की है तो u हो गया। लेंस से प्रतिम तक की दूरी v होती है, अवदृश्यक है तो v हो गया। अब देखिए अब नेत्रिका के लिए वस्तु है, अब नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी क्या होती है हमारी u होती है। अब किसके लिए नेत्रिका के लिए तो सफिक्स में e लगा लिया। अब नेत्रिका के लिए यही दूरी हो जाएगी वस्तु की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये u ही हो जाएगी। अब नेत्रिका के लिए अंतिम प्रतिम कहाँ बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश पर। अब नेत्रिका लेंस है, अब लेंस से प्रतिम तक की दूरी v होती है, अब नेत्रिका है तो सफिक्स में e लगा दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है वो हमारी VE होगी। बस रे डायग्राम में इतना ही है, हम देख यहाँ से रहे हैं, और अंतिम प्रतिम बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश पर। दूरियां देखें एक बार फिर, लेंस से वस्तु तक की दूरी u होती है। अब इस लेंस से ये सामने वस्तु है तो वस्तु की दूरी u है, अब किसकी अवदृश्य की तो u हो गया। अवदृश्य के लिए प्रतिम कहाँ बन रहा है a डैश b डैश पर। अब प्रतिम के लिए प्रतिम की जो दूरी होती है उसे b मानते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो b, अवदृश्य का तो o आ गया। अब इसके लिए वस्तु हो गई वस्तु, अब नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी तो u ही हो गई। अब नेत्रिका के लिए प्रतिम कहाँ बन रहा है, नेत्रिका के लिए प्रतिम बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश पर, तब लेंस से प्रतिम तक की दूरी v होती है, सफिक्स में लगा दे e मतलब नेत्रिका। u और v दूरियां हैं, u वस्तु की दूरी है, b प्रतिम की दूरी है, o मतलब अवदृश्यक, e मतलब नेत्रिका। बस अब देखें यहाँ पर इतना समझने के बाद अब आप पूरी तरह से तैयार हैं कि आप इसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर को निकाल लें। तो देखिए सबसे पहले आवर्धन क्षमता का हमें सूत्र पता होना चाहिए। आवर्धन क्षमता जो होती है उससे हम दर्शाते हैं कैपिटल M से। आवर्धन क्षमता कैपिटल M इक्वल टू होता है अंतिम प्रतिम द्वारा बना दर्शन कोण बट्टे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। अब देखिए अंतिम प्रतिम कहाँ है, अंतिम प्रतिम में ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है उसको कितना माना है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा। अंतिम प्रतिम द्वारा बना दर्शन कोण होता है बीटा अपॉन वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण, वस्तु क्या हमारी AB, इसके द्वारा कौन सा दर्शन कोण बन रहा है अल्फा, तो इसको डाल दिया अल्फा। ये सूत्र है आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता M इक्वल टू होता है अंतिम प्रतिम द्वारा बना दर्शन कोण बीटा बट्टे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा, ये बीटा अपॉन अल्फा हो गया। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखते रहे ना। अब आप ये देखिए जो दर्शन कोण है वो है वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये होता है वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। पूरी वस्तु के द्वारा जो कोण बनता है उससे हम दर्शन कोण कहते हैं।
अब सूक्ष्मदर्शी में तो हम उस वस्तु को देखते हैं जो बहुत ही छोटी है। अब आप सोचिए, जो वस्तु इतना सा है वो हमें दिख रहा है। अब सूक्ष्मदर्शी में तो हम इससे भी छोटी वस्तु को देखते हैं जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, नॉर्मल आंखों को। अब सोचिए, वस्तु ही बहुत छोटी है तो उसका दर्शन कोण जो होगा वो तो बहुत ही छोटा होगा। जब वस्तु इतनी बड़ी है तो कोण इतना सा है। अब जो वस्तु बहुत ही छोटी है उसका दर्शन कोण तो बहुत ही छोटा होगा। जब दर्शन कोण का मान छोटा होगा इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा के मान बहुत ही कम होंगे। जब अल्फा बीटा के मान बहुत कम होंगे तो tan की एक प्रॉपर्टी है, tan 0 का मान 0 होता है। यानी कोण का मान अगर लगभग 0 या 0 के करीब है तो tan थीटा को थीटा लिख देते हैं, इसका उल्टा थीटा को tan थीटा भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ अल्फा बीटा के जो मान है बहुत ही कम है। अल्फा बीटा क्या है, हमारे दर्शन कोण है। अब जब वस्तु ही बहुत छोटी है, जो दिख ही नहीं रही है, इतनी छोटी है, उसके लिए अल्फा और बीटा के मान बहुत ही कम होंगे। तो जब बहुत कम होंगे इसलिए हम लिख सकते हैं सिंस अल्फा व बीटा, ये जो दर्शन कोण है अल्फा व बीटा के मान बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब छोटे हैं। जब अल्फा बीटा के मान बहुत कम होंगे इसलिए अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा। क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, एंड बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा। इस पर गौर करें, हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। देखें यहाँ पर tan को याद करें आप, tan 0 का मान होता है 0। ये tan 0 का मान होता है 0। मैं आपसे ये कहूँ कि tan 0.000000001 इसका मान बताइए। tan 0 का मान 0 है, यानी कोण अगर बिल्कुल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। कोण अगर लगभग 0 के बराबर है तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग भी इतनी ही होगी, 0 के बराबर ही होगी। तो कहने का मतलब कोण का मान जब कम होता है, कम का मतलब 0 के करीब है, तो हम tan 0 मतलब थीटा है, तो हम tan थीटा को हमने ओनली थीटा लिख दिया। जब कोण का मान बहुत ही कम है तो उस केस में कोण के tan 0 को जैसे 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 0 थीटा है, तो थीटा को ओनली थीटा लिखा है, tan थीटा को ओनली क्या लिखा, थीटा। उल्टा अगर कोण का मान बहुत कम है, जब tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं तो थीटा को भी तो tan थीटा लिख सकते हैं। LHS और RHS बराबर होती है, कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। तो कोण की वैल्यू अगर बहुत कम है, यहाँ पर जैसा कि अल्फा बीटा के मान बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही कम है, तो उस केस में tan 0 जैसे 0 होता है, वैसे ही tan का कोण का मान 0 के लगभग, तो उसका मान भी लगभग 0 ही होता है। कहने का मतलब tan थीटा को थीटा लिख देते। उसी प्रकार उल्टा थीटा को भी तो tan थीटा लिख सकते हैं। इस केस में अल्फा बीटा के मान बहुत कम है तो अल्फा को क्या लिख दिया, tan अल्फा, और बीटा को क्या लिख दिया, tan बीटा। प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली है, इसको ध्यान रखना आप। अब देखें यहाँ पर, जब अल्फा को tan अल्फा और बीटा को tan बीटा लिख देंगे तब हमारी समीकरण एक किस फॉर्म में बनेगी। देखिए यहाँ पर समीकरण एक से, यानी आप यहाँ से आ जाएं तो m इजुकल टू बनेगा हमारा m इजुकल टू बीटा। बीटा को क्या लिख देंगे, बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, तो ये आ जाएगा हमारा tan बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा को क्या लिख देंगे, tan अल्फा, यहाँ लिख दिया tan अल्फा। समीकरण नंबर 2। अब हमारा पूरा फोकस ये है tan बीटा और tan अल्फा के मान निकालना। अब बीटा और अल्फा है क्या, वहाँ देखिए अल्फा इसमें है, इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, ये त्रिभुज AOB, इसमें अल्फा है। और बीटा कहाँ है, बीटा ये। बीटा के लिए वैसे बीटा तो इसका कोण है A डबल डैश B डबल डैश और E, इसके बीच कोण बन रहा है। अब ये इस त्रिभुज में भी तो आ रहा है A डैश B डैश E में, तो इसी से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए tan बीटा हम निकालेंगे इस त्रिभुज से, त्रिभुज A डैश B डैश E से, और tan अल्फा निकालेंगे त्रिभुज ABO से। हम इनको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम पहले इसकी बात कर रहे हैं त्रिभुज AOB में या त्रिभुज ABO में। इसकी बात देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOB में, AOB कहाँ है, ये है AOB। मैं इसको बाहर ही खींच लूँ, बाहर निकाल ले रहा हूँ। चलिए और आसान करने के लिए मैंने इसको बाहर कर दिया। इस तरह से बना हुआ, ये पॉइंट है A, देख सकते हैं ये पॉइंट A, ये है B, और ये पॉइंट है O, और ये जो कोण है ये वो है हमारा अल्फा, ये कोण है अल्फा। और देख सकते हैं O से लेकर B तक, O से लेकर B तक की जो दूरी है वो D है। और यहाँ पर ध्यान रखें प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियाँ, ये प्रकाशिक केंद्र O है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियाँ होती हैं ऋणात्मक और प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरियाँ होती है धनात्मक।
चिन्ह परिपाटी से। वैसे ओ से बी तक की दूरी तो डी है, जैसे हमने माना स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये प्रकाश से केंद्र के बाईं ओर है, लेफ्ट में, इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यू हम इसकी लगाएंगे वो हम लगाएंगे माइनस का डी। ठीक है, ध्यान रखना चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। अब इसमें टेन थीटा लगा दीजिए, टेन थीटा की जगह अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब इसमें हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ओ बी, जिसकी वैल्यू है माइनस डी। तो इसमें देखो टेन अल्फा यानी टेन थीटा की जगह अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। अब कोण के सामने होता है लंब, 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण हो गया इसमें ओ ए, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ओ बी। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब इसमें हो गया हमारा ए बी, लंब हो गया ए बी अपॉन आधार, आधार है ओ से लेकर बी तक और इसकी वैल्यू है माइनस का डी। ध्यान रहे यहाँ पर माइनस डी क्यों लिया हमने, प्रकाश से केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती, बस तो हमेशा बाईं ओर होती है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, तो टेन अल्फा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी अपॉन माइनस डी। ठीक है, आगे तथा इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज इसकी बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, इस त्रिभुज को देखिए ए डैश बी डैश ई, इसको भी मैं बाहर निकाल ले रहा हूं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में मैंने इसको इस तरह से बाहर बना लिया है। देखिए ये है हमारा ई, सॉरी यहाँ पर पॉइंट है ई, देख सकते हैं लास्ट में पॉइंट क्या हमारा ई, इसके साथ जो कोण है वो है बीटा, और ये है हमारा ए डैश बी डैश। तो यहाँ लिखा हमने ये है पॉइंट हमारा ए डैश, ये है पॉइंट बी डैश। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ई से लेकर बी डैश तक, ई से लेकर बी डैश तक ये दूरी कितनी है हमारी, यू ई, वस्तु की दूरी, और ये प्रकाश से केंद्र के बाईं ओर है, प्रकाश से केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ली जाती है ऋणात्मक, और प्रकाश से केंद्र के दाईं ओर की दूरियां ली जाती है धनात्मक। अब नेत्रिका को देखें तो नेत्रिका के सापेक्ष ये बाईं ओर है, लेफ्ट में, तो ई से लेकर बी तक की जो दूरी यू ई है, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वो हो जाएगी हमारी माइनस की। तो ई से लेकर बी तक की जो दूरी है यू ई हो जाएगी माइनस की। तो मैंने यहाँ पर चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल कर ली, ई से लेकर बी डैश ये दूरी हो जाएगी माइनस का यू ई। अब देखें ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया, ये लंब कोण है, कोण के सामने ये लंब हो गया, इसमें टेन बीटा लगा दे रहे हैं। देखिए इसके बाद आप इधर आ जाना, इसके बाद आप इधर आ जाना, मैं एरो लगा दे रहा हूँ, इसके बाद आप इधर आ जाना। इस त्रिभुज में देखिए टेन बीटा लगा रहे हैं, थीटा की जगह बीटा है, तो यहाँ लगाया टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, लंब है इसमें ए डैश बी डैश, लंब ए डैश बी डैश, और आधार, आधार है हमारा ई बी डैश, इसकी वैल्यू है माइनस यू ई। तो लंब हो गया ई डैश बी डैश अपन आधार, आधार इसमें ई बी डैश, इसकी वैल्यू है माइनस यू ई, माइनस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से आया बाईं ओर है, तो यहाँ पर हो गया माइनस का यू ई। अब देखिए टेन बीटा की वैल्यू ये है और टेन अल्फा की वैल्यू ये है, टेन अल्फा और टेन बीटा के मान कहाँ लगा दें, समीकरण 2 में। इसके बाद आप आ जाएंगे समीकरण 2 से, तो जब समीकरण 2 से आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, ये एम इजुकल टू लिखा है हमारा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा की वैल्यू तो सामने ही हमारे, टेन बीटा की वैल्यू लगाइए, टेन बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई और अपॉन टेन अल्फा की वैल्यू ये ए बी अपॉन माइनस टी, तो यहाँ पे लगाया ए बी अपॉन माइनस टी। देखिए सबसे पहले तो हम माइनस से माइनस को उड़ाएंगे। अब करते क्या है, अंश बट्टे और होता है, तो अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर, तो एम इजुकल टू, एम मतलब आवर्धन क्षमता, एम इजुकल टू आ गया हमारा, एम इजुकल टू आ गया। देखिए ए डैश बी डैश का गुणा डी से हो जाएगा, ये बनेगा ए डैश बी डैश इंटू डी अपॉन ए बी का गुणा यू ई से हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा ए बी इंटू यू ई। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इसमें एक काम और बचा है, वो ये है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की, वो निकाल के हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ लगानी है। ए डैश बी डैश है क्या, ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए बी क्या है, ए से लेकर बी तक की वस्तु की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाइए आप, और वो भी अदृश्य के लिए।
रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, इसको हम एम से नोट करते हैं। रेखीय आवर्धन स्मॉल एम होता है और आवर्धन क्षमता कैपिटल एम होता है, अंतर है दोनों में। अब किसके लिए निकाल रहे हैं? अदृश्य के लिए, तो सफिक्स में लगा दिया ओ। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, और फिर या प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। इसका सूत्र होता है एम इज इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए, रेखीय आवर्धन का, इसको एम से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। अब देखना, अदृश्य के लिए प्रतिबिंब कौन है? ए डैश बी डैश है, तो इसकी जो लंबाई है वो ए डैश बी डैश ही तो है, तो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई ए डैश बी डैश बट्टे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या हमारी ए बी। तो सूत्र लगा दिया प्रतिबिंब की लंबाई में, चलो फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई क्या हमारी ए डैश बी डैश और बट्टे वस्तु की लंबाई क्या हमारी ए बी, वस्तु की लंबाई क्या है ए बी। चलिए देखिए, मैं पहले इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रेखीय आवर्धन एम इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी और बट्टे वस्तु की दूरी। यह रेखीय आवर्धन का सूत्र है और सभी के लिए कॉमन है। आई अपॉन ओ, आई है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई, और वी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। अगर मैं लंबाइयां दे रखी हैं तो फिर ये लगाते हैं, अगर दूरियां दे रखी हैं तो वी अपॉन यू, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, ये लगाते हैं। अब ये सूत्र हम देखिए, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो हम इन दोनों को बराबर ले सकते हैं। आई अपॉन ओ देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत ही, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू, बी अपॉन यू। आप देखना, वी हम अदृश्य के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा वी ओ, और अदृश्य के लिए वस्तु लगा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ओ। अरे अदृश्य का ही तो रेखीय आवर्धन है, तो सफिक्स में क्या लगा देंगे? अदृश्य से प्रतिबिंब की दूरी और बट्टे अदृश्य से वस्तु की दूरी। अब चिन्ह परिपाटी लगाइए और आई अपॉन ओ का मान लगाइए। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। अब अदृश्य के लिए प्रतिबिंब कौन है? ए डैश बी डैश, तो ए डैश से लेकर बी डैश तक यही तो प्रतिबिंब की लंबाई है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई आई की जगह आ जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ, ओ है वस्तु की लंबाई। अब अदृश्य के लिए वस्तु ए बी है, तो ए से लेकर बी तक ये वस्तु की लंबाई है, तो यहाँ पर आ गया हमारा ए बी। प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू वी ओ क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब अदृश्य से प्रतिबिंब की दूरी क्या है हमारी? वी ओ। अब प्रकाश से केंद्र के इधर है तो ये वैल्यू कैसी होगी? प्लस की। प्रकाश से केंद्र के इधर है तो ये वैल्यू प्लस की होगी, तो प्रतिबिंब की दूरी तो वही रही वी ओ अपॉन यू ओ। अब अदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी, अदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी हमारी यू ओ, कितनी है? यू ओ, यू ओ। अब वो प्रकाश के केंद्र के बाईं ओर है, इसलिए वो किसकी होगी? माइनस की, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का यू ओ। अब कुछ नहीं, आपको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का जो मान है वो समीकरण 3 में लगा देना है। समीकरण ए बी की वैल्यू, तो समीकरण 3 से लगाएंगे तो एम इज इक्वल टू, कैपिटल एम इज इक्वल टू, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू आई है वी ओ अपॉन माइनस यू ओ, तो उसकी वैल्यू लगा दी वी ओ अपॉन माइनस यू ओ, और इनटू आगे तो चल रहा है डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। तो ये होता है आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र। वी ओ क्या है? अदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, यू ओ क्या? अदृश्यक से वस्तु की दूरी, कैपिटल डी क्या? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यू ई क्या है? नेत्रिका से वस्तु की दूरी। ये माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, यानी जनरल फॉर्मूला है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है। अब इसमें हम दो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन एक ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इधर का मिटा दूंगा। इसके बाद हम इसकी दो कंडीशन में आवर्धन क्षमताएं निकालें। अभी हमने जो आवर्धन क्षमता निकाली थी वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला है। अब आगे वो कंडीशंस में पूछते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो उसके फॉर्मूले हम किस तरह से मॉडिफाइड करते हैं, चलिए जानते हैं आगे। तो देखिए, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो एम इज इक्वल टू निकला है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। अब ये चीज़ें क्या हैं, एक बार इन पर गौर करते हैं। वी मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ओ मतलब अदृश्यक, तो अदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी हो गई वी ओ, यू है वस्तु की दूरी, ओ मतलब अदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी यू हो गई,
डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है 25 सेंटीमीटर। और यू ई है नेत्रिका से वस्तु की दूरी। यू ई मतलब आई लेंस नेत्रिका को कहते हैं। नेत्रिका से वस्तु की दूरी यू ई है। अवदेशक से वस्तु की दूरी यू ओ है। अवदेशक से प्रतिबिंब की दूरी वी ओ है। और डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए इसकी आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे दो कंडीशंस में। पहली कंडीशंस जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, इस बात को नहीं भूलना है। अंतिम प्रतिबिंब बना रही है नेत्रिका, तो जो लेंस सूत्र लगेगा वो नेत्रिका के लिए ही लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर हम दूसरी कंडीशन में इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। देखिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा नहीं अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। तो नेत्रिका के लिए ही लेंस सूत्र लगेगा, उसी के लिए वस्तु की दूरी, उसी के लिए प्रतिबिंब की दूरी और उसी के लिए फोकस दूरी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो लेंस सूत्र से, देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र क्या है हमारा, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र जो होता है वो होता है हमारा, देखिए 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र में यहीं पे प्लस होता है। f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी। अब अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। अब नेत्रिका के लिए हम सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे ई ई ई। नेत्रिका से वस्तु की दूरी यू ई, नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी वी ई, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई। तो देखना इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी फोकस दूरी है, फोकस दूरी को एफ मानते हैं, वो उत्तल लेंस ही है नेत्रिका, तो नेत्रिका की फोकस दूरी होगी प्लस में, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ही होती है, चाहे वो अवदृश्यक हो चाहे नेत्रिका हो। तो एफ की जगह में इस्तेमाल करेंगे एफ ई, वो भी किसका, प्लस का। यू है वस्तु की दूरी, यू क्या है वस्तु की दूरी। अब नेत्रिका के लिए जो वस्तु की दूरी हम लगाएंगे वो लगाएंगे यू ई, लेकिन यहाँ समस्या ये है चिन्ह परिपाटी भी इस्तेमाल करेंगे। अब नेत्रिका ये है, इसके लिए वस्तु की दूरी यू ही। अब नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो बाईं ओर है और प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती हैं, तो इस वजह से जो यू ई की वैल्यू होगी वो होगी हमारी माइनस में, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। अब अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो बी होती है। अब इसी चीज को हमने लिखा है नेत्रिका के लिए, तो ये आ जाएगा वी ई। अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, कंडीशन क्या रही है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, अनंत, इसके हिसाब से। अब अनंत में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते, वैसे चिन्ह परिपाटी के हिसाब से माइनस लगा देते। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो देखिए क्या आएगा 1/fe, तो fe की जगह तो वो प्लस का fe आएगा, फोकस दूरी धनात्मक होती है इसकी, इक्वल टू 1/ve। वी अंतिम प्रतिबिंब कह रहा है कहाँ बन रहा है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है अनंत के बराबर, तो यहाँ पर अनंत लगा देंगे कंडीशन के हिसाब से, माइनस 1/ue। ue प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी है, अब u है वस्तु की दूरी। अब नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी है ue। अब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से नेत्रिका के लिए वस्तु है बाईं ओर, तो इस वजह से यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो माइनस का ue आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारा 1/fe इक्वल टू 1/अनंत। अनंत से जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो वैल्यू आती है 0, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ बचा 1/ue। तो देखिए जीरो इसमें जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ue इधर आ जाएगा, fe इधर आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल आया, ue बराबर किसके आ गया, fe के। ue किसके बराबर आ गया, fe के। ue की जो वैल्यू है वो इसके व्यापक सूत्र में नहीं, यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हम इसके व्यापक सूत्र में यहाँ पर ue की जगह क्या लगा देंगे, fe। तब ue की वैल्यू है fe के बराबर है, ये जो वैल्यू है वो हम समीकरण a में लगा देंगे। यानी जो इसकी आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है उसमें ue की जगह हम क्या पुट कर देंगे, fe। तो हमें आवर्धन क्षमता मिल जाएगी इसकी जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। यानी अब हम आएंगे समीकरण ए से, इसके व्यापक सूत्र में इसकी वैल्यू लगा देंगे, समीकरण ए से। तो समीकरण ए से देखिए, समीकरण ए ये है, बाकी नो चेंज है। बाकी आपको ये ध्यान रखना ue इसकी जगह हम लगा देंगे fe। तो देखिए आवर्धन क्षमता m इक्वल टू आ जाएगी, m इक्वल टू माइनस VO/UO इंटू डी अपॉन जो ue है, ue की वैल्यू हमने कितनी निकाली इस हिसाब से, ue बराबर कितना है हमारा fe, तो ue की जगह आ जाएगा हमारा fe। तो इस तरह से आपने देखा हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, तो उसकी आवर्धन क्षमता होती है m इक्वल टू माइनस
VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। VO क्या है? अवदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। UO क्या है? अवदृश्यक से वस्तु की दूरी। D क्या है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू लगाएंगे 25 सेंटीमीटर। और FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। E मतलब आई लेंस, इसको नेत्रिका कहते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन में आवर्धन क्षमता निकालेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब D पर बने। अब अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है? नेत्रिका। तो लेंस सूत्र नेत्रिका के लिए ही लगाएंगे। देखना, लेंस सूत्र से ध्यान देना, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है हमारा? 1/f = होता है 1/v - 1/u। अब लेंस सूत्र तो हमने लगा दिया, बट आपको ध्यान रखना है जो फोकस दूरी f है, अब फोकस दूरी किसकी लगाएंगे? नेत्रिका की, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका ही बना रहा है, तो f की जगह में इस्तेमाल करेंगे f ही। अब नेत्रिका उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में ही होती है। अब u, अब नेत्रिका के लिए जो वस्तु की दूरी है वो है हमारी UE। अब प्रकाशिक केंद्र के इधर है, नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो बाईं ओर है। अब वस्तु की दूरी को हम लेते हैं नेगेटिव जब वो बाईं ओर होती है, इसलिए तो यानी नेत्रिका के लिए जो वस्तु की दूरी वो UE है, वो प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, तो इसलिए U की जगह हम नेत्रिका के लिए फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ही हो जाएगी माइनस की UE। देखिए नेत्रिका के लिए तो E आ गया। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि वस्तु नेत्रिका के बाईं ओर है। ये रूल है ऑप्टिक्स का, चिन्ह परिपाटी का, प्रकाश से केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। अब क्या रहे? अंतिम प्रतिबिंब का मानना स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो प्रतिबिंब की दूरी जो B है उसको हम क्या मानेंगे? VE। अब लेकिन का मानना स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब देखिए नेत्रिका जो प्रतिबिंब बना रहा है वो भी इधर ही बना रहा है, A+B+ पर। अब वो बनना कहाँ चाहिए कंडीशन के हिसाब से? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल D। लेकिन यहाँ भी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा? माइनस का। तो अब देखिए F की जगह पुट करें FE, U की जगह -UE और V की जगह -D, तो क्या निकल के आता है? देखें यहाँ पर, तो 1/FE = 1/V। V की जगह लगा देंगे माइनस का D माइनस 1/U, U की जगह लगाएंगे ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से माइनस का UE। तो देखिए -1/D को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर दी, -1/D को इधर ले आइए F की साइड में, तो 1/FE प्लस 1/D, और देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/UE। अब इसकी वैल्यू देखिए आप, इसको देखिए 1/UE की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी? 1/FE प्लस 1/D। 1/UE की वैल्यू हम लगा देंगे समीकरण नंबर A में, यानी यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद आप इधर आ जाना, समीकरण A से, A मतलब उसके व्यापक सूत्र से। तो देखिए जब उसके व्यापक सूत्र में आप आएंगे तो क्या आएगा? व्यापक सूत्र इसका ये है, क्या लिखा हुआ है? आवर्धन क्षमता M = -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE लिखा है, D अपॉन UE, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिखा D इंटू 1/UE। कोई समस्या? देखिए ये लिखा D अपॉन UE और ये भी लिखा D अपॉन UE। ऐसा करने से क्या होगा? हम 1/UE की वैल्यू निकाल चुके हैं। 1/UE की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/FE प्लस 1/D। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आवर्धन क्षमता क्या आएगी? देखना, M = ये चल रहा है -VO अपॉन UO इंटू D। देखिए 1/UE, ये है 1/UE। 1/UE की वैल्यू हमने निकाल ली है, 1/UE की वैल्यू है 1/FE प्लस 1/D। तो यहाँ पुट कर दिया 1/FE प्लस 1/D, इस D का मल्टीप्लाई कर दो, तो आवर्धन क्षमता M = आ गई -VO अपॉन UE इंटू, देखिए ब्रैकेट लगा लिया हमने यहाँ पर, इस D का मल्टीप्लाई करेंगे तो D का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा D अपॉन FE, और प्लस D का जब 1 से करेंगे तो D अपॉन D। तो देख सकते हैं D से D कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आवर्धन क्षमता M = ये है -VO अपॉन UO, ब्रैकेट में देखिए यहाँ D अपॉन FE प्लस 1 बचेगा, D से D कट जाएगा, D अपॉन FE प्लस 1 को पहले लिख दिया, D अपॉन FE को बाद में, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस D अपॉन FE।